नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सारा इंडिया में जिन सभी लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी कि अपना पैसा निवेश किया है, उन सभी का पैसा वापस होने वाला है। तो जैसे कि अमित शाह जी ने अभी एक भाषण में बताया था, और यहाँ तक कि हमें लगता है आप लोग को पता भी होगा कि सारा रिफंड पोर्टल जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल है, ये सारा जो भी आपका प्रक्रिया होने वाला सब ऑनलाइन होने वाला है। और आपका ये रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो रहा है और डॉक्यूमेंट अपलोड ऑनलाइन करना, ये सारा आपको पता भी है। लेकिन आपका जो सवाल है, जो क्वेरी है, वो आज मैं इसमें सारा क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा। और एग्जांपल में जैसे कि आपको ये पैसा कब मिलेगा, कितने दिनों के भीतर मिलेगा, इसके अलावा क्या क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, क्या क्या आईडी लगेगा, इस तरीके के एक भी सवाल आपका बचने वाला नहीं है। लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं, उसके बाद एक भी सवाल आपका बचने वाला नहीं है, ये मेरा वादा है आपसे। इसके अलावा भी अगर कोई सवाल बचता है, आपका कोई भी डाउट बचता है, तो आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा। तो ये जो सारे सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सारा रिफंड पोर्टल पे ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए हैं। और इसके अलावा भी आपका जो भी कन्फ्यूजन है, आपको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो उसका भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो सीधा मैं आपको ले चलता हूं जो भी आपके सवाल हैं उन सब सवालों के पीछे। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं जो आपके क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले बात कर लेता है अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। जो आपके प्रश्न हैं एक बेसिक से चलते हैं, साधारण, यानी एक तरफ जो आपको एकदम क्लियर समझ में आए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, CRCS सारा रिफंड पोर्टल क्या है। तो पहले आप जान लेते हैं पोर्टल क्या है, और वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। और इस मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहूँगा कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। तो CRCS सारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि सारा इसमें ऑनलाइन होने वाला है, जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को निर्देश के अनुसार सारा समूह के 4 सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं का रिफंड क्रय प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया है। ये एक ऑनलाइन रिफंड पोर्टल है। इसे ये 29 मार्च 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको 4 समूह में डिजाइन किया है। ये आपको पहला प्रश्न, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन था, ये भी आपका दूर हुआ है। अब दूसरी बात है, क्या CRCS सारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? क्या ये पोर्टल आपके लिए सुरक्षित है, जिसमें आप पैसे के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं? आपका ये भी मन में डाउट होगा, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम पोर्टल, रिफंड पोर्टल प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि बिल्कुल सुरक्षित है। आप बिल्कुल इसमें ऑनलाइन अपना कर सकते हैं। CRCS सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है, यानी कि आप कौन कौन एलिजिबल है इसके लिए, कौन कौन इस पर आप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जो प्रक्रिया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, के माध्यम से रिफंड के लिए कौन कौन पात्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्नलिखित 4 सोसाइटी वास्तविक और वैध हैं, यानी कि इन्होंने जो 4 समूह बनाए हैं, वो सोसाइटी जो है वो वैध हैं, यानी कि सही है। तो इनको सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं, यानी कि जो चारों हैं, ये आपका रिफंड के लिए पात्र हैं, यानी कि एलिजिबल है। ये चारों जो कंपनियां हैं, ये आपके जो आपका पैसा मिलने वाला है उसके लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले ए में बात करें, ए में है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता। और बी की बात करें, बी मतलब नंबर 2, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। और नंबर 3 की बात करें, नंबर सी, सहरायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। और नंबर 4 की बात करें, जो कि डी में भी आता है, स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये चारों जो है, इन्हीं के थ्रू आपको पैसा मिलने वाला है। अब चौथा सवाल आपका आता है कि CRCS सारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, यानी कि इस पर आप जो दावा करेंगे तो आपका जो पात्रता क्या है, यानी कि आपको क्या करना होगा उसमें, क्या क्या पात्र, मतलब किस चीज, कैसे पात्र रहेंगे आप, तो ये बताने वाला हूं। तो दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं के द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राय होना चाहिए। तो इसमें एक इन्होंने बताया कि पैसे जो दाखिल खारिज होता है, मतलब आप कोई भी दावा करेंगे तभी तो आपको पैसा मिलेगा। तो निम्नलिखित तिथियों से पहले, यानी कि निम्नलिखित तिथियों से पहले आपका पैसा जमा होना चाहिए, तभी आपको ये बकाया राशि मिलने वाला है। जो कि डेट उन्होंने दे रखा है 22 मार्च, इससे पहले का आपका पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। अब आ जाते हैं 29 मार्च 2023 के लिए, ए स्टार्ट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद।
ये 29 मार्च 2023 के लिए है। और नंबर 5 में बात करें, क्या दावा प्रपत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है? जी नहीं, कोई शुल्क लागू नहीं है। अगर आप जो दावा करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ के कोई भी आप चीज़ लेना चाह रहे हैं तो उसमें अगर दावा करते हैं तो क्या उसमें फ़ी, जैसे हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें फ़ी देना पड़ता है, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई शुल्क लगने वाला नहीं है आपका। और नंबर 6 में बात करते हैं, CRCS सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने का के चरण क्या है? तो अब ये जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है, उसका चरण क्या था? प्रथम चरण की बात करें तो रिफंड पोर्टल होम पेज पे जाएंगे आप। ये तो आपको हम एक दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जो आपके क्वेरी हैं, वो हम आपको बताते हैं। ये तो हो गया कि आपको शायद पता भी होगा, आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक आपको डालने हैं, मोबाइल नंबर आपका जो होना चाहिए वो, उस पर एक OTP जाएगा और वो OTP आपको डालना होगा, तब आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और नंबर 2, जमा करता फिर लॉगिन पे जाएंगे आप, लॉगिन पे आपको पूरा वो सत्यापन डॉक्यूमेंट, मोबाइल नंबर, वही सब सारा रहेगा। अब आते हैं नंबर 7, जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है? जो जमाकर्ता का जो दावा अपना देगा, अनुरोध करेगा पैसा लेने के लिए, तो उसमें क्या क्या विवरण देने की आपको आवश्यकता है? तो जमाकर्ता के पास होना चाहिए, पहले नंबर 1 क्या क्या होना चाहिए? सदस्यता संख्या, जो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें एक संख्या होगी, वो सदस्यता संख्या होना चाहिए। जमा खाता संख्या होना चाहिए। आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि बहुत ही अनिवार्य है, इन्होंने अलग से लिखा है कोष्टक में, ये अनिवार्य है। और जमा प्रमाण पत्र या पासबुक होना चाहिए। नंबर डी ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड, नंबर ई में पैन कार्ड, ओनली पैन कार्ड की बात हो रही। पैन कार्ड आपको जब जरूरत होगा, जब आपको 50,000 रुपये से अधिक रुपए निकालने होंगे, तो आपको पैन कार्ड वो अनिवार्य है, आपको देना ही है पैन कार्ड। और नंबर 8, यदि कुल दावा राशि है, यदि कुल दावा राशि है तो क्या पैन कार्ड नंबर अनिवार्य है 50,000 और उससे अधिक? हाँ, अगर 50,000 से अधिक है तो बिल्कुल आपको दावा है कि सभी सारा सोसाइटी में मिलाकर 50,000 और उससे अधिक है तो आप जमाकर्ता पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। और 50,000 से ज़्यादा आपका पैसा है तो आपको बिल्कुल पैन कार्ड देना होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, 50,000 की ये बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि क्या ये 10,000 रुपये ही देने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको 10,000 रुपये पहला जो इंस्टॉलमेंट मिलेगा आपको 10,000 रुपये का मिलने वाला है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट फिर जाएंगे, तब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ से एक दावा आएगा, तब जाके फिर हमें लगता पैसा आपको मिलेगा। तो ऐसे आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा मिलेगा जिन लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से प्रोवाइड करा सकूँ। यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा? अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं तो आपको क्या करना है? यदि दावा राशि 50 रुपये से अधिक है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा पैसा निकालना, यानी कि हो गया आपका 50,000 से ज़्यादा निकालेंगे, तो आपको पैन कार्ड होना मस्ट है, यानी कि होना ही, आपको पैन कार्ड लगाना ही है। क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप होना चाहिए, जिसके बिना दावा अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जाता। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप अनुरोध पोर्टल पर अपना दावा दर्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं इतनी बड़ा मेहनत से लेके आया हूँ, जिससे एक भी आपका कन्फ्यूजन नहीं बचेगा। आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें? हाँ, देखिए अब ये भी आएगा। अगर आपका लिंक नहीं है, यहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा लगता है कि अब यहाँ पे मेरा लिंक नहीं है, तो आप दावा कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर लिंक नहीं है तो कृपया आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाएँ। जो आपका आधार सेवा केंद्र है, वहाँ पर आपको जाना है और आपका मोबाइल नंबर लिंक करा लेना, क्योंकि टाइम रहेगा इसमें। ऐसा नहीं कि अभी होने वाला, ये तो चलेगा, लंबा चलेगा, तो आप आराम से अपना लिंक करा लीजिएगा। नंबर 12 पे अगर बात करें, यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है? अगर आपके पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या आप दावा अनुरोध कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए आपको आधार लिंक करवाना ही होगा। जी नहीं, आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दायर नहीं कर सकता है। आधार से जोड़ने सीडिंग सेवा वास्तविक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। नंबर 13 की बात करें, आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है? ये भी बहुत सारे लोगों के सवाल है। आधार सीडिंग बैंक खाते से तात्पर्य खाता धारक के उस बैंक खाते से जो आधार से संख्या से जुड़ा हो, यानी कि आपका जो खाता है वो आधार, वहाँ पे आधार संख्या से वो जुड़ा हो, उसमें आधार नंबर आपका ऐड होना चाहिए, जैसे कि जो लिंक होना चाहिए। नंबर 14 की बात करें, बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जाँच कैसे करें? अगर आपका बैंक खाते में आधार
जुड़ा है कि नहीं, जो आपको कैसे कंफर्म करना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम एकदम इसमें एक एक पर्सन जो आपका लाए हैं बहुत ही अच्छा लाए हैं, जो कि आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। बैंक खाते के साथ आधार जोड़ने की स्थिति जांच करने के लिए कृपया UIDAI वेबसाइट पर जाएं। आपको इस वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ें, आपको पहले तो इस वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आपको अब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं कैसे जोड़ें, बता देता हूँ मैं आपको कैसे जोड़ना है। जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक उपलब्ध सुविधा आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से बैंक खाते के साथ आधार जोड़ सकते हैं। ये बहुत आपको 6 ऑप्शन दिए हैं। इन 6 ऑप्शन में आप कोई भी एक ऑप्शन ले लीजिए और अपना आधार खाते से लिंक करवा लीजिए। इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हैं। नंबर 2, बैंक के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। बैंक में जाकर आप भौतिक फॉर्म जमा करने का मतलब ऑफलाइन भी जाके आप बैंक में सीधा फिजिकल जाके वहाँ पे आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, बैंक मोबाइल ऐप की सुविधा नहीं है, आप या नहीं चला पा रहे हैं, ये जो भी है आप इतना कर सकते हैं। बैंक ATM के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया गया है। SMS के माध्यम से भी आप पंजीकरण कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग के माध्यम से भी पंजीकरण हो जाएगा। अब नंबर 16 बात करते हैं, क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी? जो जमाकर्ता का आधार जानकारी की पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी, नहीं, वो आधार जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल संग्रहित नहीं की जाएगी, बिल्कुल उन्होंने बोल दिया है। यह UIDAI के मापदंडों के अनुसार एनक्रिप्ट है, ये बिल्कुल नहीं करने की। दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संग्रहण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप दावा कोई करेंगे, यानी कि आप पैसा जो लेने के लिए आप दावा करेंगे, तो उसको क्या क्या अनिवार्य है। जमाकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। नंबर 1 रहेगा, जमा प्रमाण पत्र का पासबुक होना चाहिए, दावा का अनुरोध पत्र होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए, जो कि आपको अभी बताया था मैंने, 50,000 से अधिक अगर है तो आप पैन कार्ड भी होना चाहिए। नंबर 18, क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है? जमाकर्ता दस्तावेज को PDF, JPG, PNG, JPG में अपलोड करता है, यानी कि किसी भी नहीं, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में कर सकता है। PDF में, JPG में, PNG में और JPEG में अपलोड कर सकता है। ये आपको जो ऑनलाइन आप अपलोड करें उनकी बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। और नंबर 19 की बात करें, क्या जमाकर्ता एक ही दावा पर सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है? ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना इस चीज़ पे। जी हाँ, जमाकर्ता को उन सभी सारा सोसाइटी के सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहाँ जहाँ जमाकर्ता के पास बकाया प्राप्तियाँ हैं। ऐसे सभी दावा विवरणों को एक एक करके एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर देना होगा, यानी कि एक ही में आपको देना होगा, ये नहीं आप अलग अलग दे रहे हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, तो आपको पहले अच्छे से बना लेना है, जो भी है आपका एकदम क्लियर कर लेना है, तब आपको ये प्रपत्र जोड़कर देना है। यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर एक से अधिक आपके पास खाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो आपको क्या करना है? तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना है। आपको ध्यान देना है इस चीज़ पे, एक ही दावा आवेदन पत्र भरना है, आपको डबल तिबल चबल नहीं भरना है, आपको एक ही भरना है। हालांकि जमाकर्ताओं के प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र, एक पासबुक व्यक्तिगत रूप में स्कैन और अपलोड करना होगा। हाँ, ये जरूर रहेगा, आपका जो ओरिजिनल प्रमाण पत्र जो मूल प्रमाण पत्र है, पासबुक है, व्यक्तिगत रूप में स्कैन कर लेना उसको और अपलोड कर देना होगा। ये रहेगा, आप उसको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, वो एक ही बार में हो जाएगा। मन के चलिए यदि आपके पास 4 पासबुक है, चारों पासबुक आपको अपलोड कर लेना है। जब आप नहीं स्कैन कर लेना, उसके बाद आप जब अपलोड करेंगे चारों को एक ही साथ मर्ज करके अपलोड कर सकते हैं, तो उसमें शो कर जाएगा आपके पास अलग अलग खाते हैं। 21 के 21 की बात करें, क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल किए जाएंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट अपना दस्तावेज जमा करने वाले, वो बिल्कुल वेरिफिकेशन किया जाएगा, यानी सत्यापित किया जाएगा। पासबुक सहित जमा किए दस्तावेज संबंधित सारा सोसाइटी सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया CRCS द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश के अनुसार होगी। जो उसका जो निर्देश उनको दिए गए हैं उसी हिसाब से सत्यापन होने वाला है। और नंबर 22 की बात करें, क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है? जो आपने एक पहला दावा मान लो पहला आपने किया है, क्या आप दूसरा दावा भी ठोक सकते हैं वहाँ पे? जी नहीं, दावा प्रपत्र जमा करने के बाद जमाकर्ता इसके बाद कोई दावा नहीं जोड़ सकता। आपको बहुत अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान देना है, इस पर गलती नहीं करना। जी नहीं, आप जी नहीं, दावा प्रपत्र जमा करने के बाद जमाकर्ता इसके बाद कोई दावा नहीं जोड़ सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले सभी विवरण ढंग से और दर्ज से सत्यापित किए गए हैं। मतलब सब अपना पूरा आपको चेक कर लेना है, ऐसा नहीं कुछ गलती नहीं होनी चाहिए कि एक ही दावा यहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए तब उसको क्या करना चाहिए? आपको आपके ये सवाल भी उठते होंगे, किसी के मेरा सत्यापित हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, अब हमको क्या करना है? तो दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें। पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है,
जो आपने कर डाउनलोड करना है, उसके बाद प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने का अपना हालिया फ़ोटो चिपकाएँ और फ़ोटो साथ साथ फॉर्म विधिवत हस्ताक्षर करें, उसमें सिग्नेचर है वो भी आपको करना है। अंत में क्लेम फॉर्म को स्कैन कर लें, उसके बाद आपको स्कैन कर लेना, अपलोड करें और सबमिट कर दें। फिर आप अपलोड कर देना, फिर आपको सबमिट करना है। ये सारा प्रक्रिया आपको करना है। कोई भी क्वेरी, कोई भी सवाल आपका है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता दीजिएगा, हम आपको जवाब दे देते हैं। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल हो रहा है? उसको अब आपने ये दावा किया तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये हो गया है कि नहीं हुआ है, ये आपको कैसे कंफर्म होगा? तो दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के पर पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी। पोर्टल पर आपको एक संख्या देगी और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा। ये आपको कैसे कंफर्म होगा? एक तो आपको जो पोर्टल है उस पे एक संख्या आपको मिलेगी, और दूसरा अगर आपके मोबाइल नंबर पर भी एक एसएमएस भेजा जाएगा, उस पे आपको कंफर्म हो जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मोबाइल नंबर पे एसएमएस भेजा जाएगा। नंबर 25 की बात करें, सारा सोसाइटी को दावे का सत्यापन करने में कितना समय लगेगा? जो सारा है, सारा वो उसको मतलब आपका जो आपका दावा आएगा उसको वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगेगा, उसको जो उसकी प्रक्रिया है इशारा का, तो वो सोसाइटी का वो कितना टाइम लगाएगा? वो 30 दिन के भीतर सत्यापन और प्रक्रिया कर लेगी। वो 30 दिन के अंदर उनका काम है, वो 30 दिन के अंदर कर लेंगे। और नंबर 26, सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता दावे पर कौन सी कार्रवाई करेगा? मतलब जो उनका 30 दिन का तो प्रोग्राम हो गया, उसके बाद आपके जमाकर्ता दावे में कौन सी कार्रवाई अब करेगा? तो क्या करना है आपको? सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकतर सत्यापन कर्ता और सीआरसीएस आपके दावे पर अगले 15 दिन के में कार्रवाई करेंगे। मतलब जो आपका 30 दिन हो गया, उसके 15 दिन के अंदर ये लोग कार्रवाई आपके दावा जो है उस पर कर देंगे। जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं? अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने जो दावा किया था क्या वो स्वीकृत है या नहीं है? तो जमाकर्ता के संबंध में एक एसएमएस आएगा, ईमेल आएगा या अधिसूचना प्राप्त होगी, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका ये दावा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। जमाकर्ता को रिफंड दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी? मतलब जो आपको पैसे जो आपको मिल गए आपको कैसे पता चलेगा? तो दावा की गई राशि को रिफंड सफल प्रस्तुत करने के लिए तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। जो आपको आधार से जुड़ा बैंक खाता है वो उसमें 45 दिन के अंदर आपकी जो राशि है वो जमा हो जाएगी। इसमें आपने जो दावा किया था उसी के हिसाब से, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट आपका आ जाएगा इसमें। और नंबर 29, दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए? दावा दाखिल करने की प्रक्रिया सहायता के लिए जमाकर्ता को संपर्क करना चाहिए। जो जमा वो किससे संपर्क कर सकता है जब आपका जो दावा हो जाए उसके बाद? तो फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जानकारी के लिए कृपया नीचे बताए गए अनुसार संबंधित सारा सोसाइटी के संपर्क करें। ये सारी सोसाइटी हैं, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं। 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 ये चारों हैं, और इनका ये टोल फ्री नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है? ये टाइमिंग मतलब कब संपर्क कर सकता है? जब आपने टोटल आपकी प्रक्रिया हो जाती है तो आप कब संपर्क कर सकते हैं? ये भी आपके मन में एक सवाल उठता होगा, तो उसका जवाब मैंने ये सारे जवाब मैं लाया हूँ, तो ये भी एक आपका जवाब मैं दे देता हूँ। जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी से संपर्क कर सकता है। यानी कि जो आप 45 दिन का जो प्रक्रिया है वो आपका टोटल हो जाएगा, तब आप जाके वहाँ पे अपना सवाल जो भी है संबंध आप पूछताछ कर सकते हैं। 45 दिन के बाद करना है आपको, पहले नहीं करना है। उससे पहले आपको अगर पैसा आ जाता तो ठीक है, नहीं आता तो 45 दिन के बाद आपको ये सब करना है। क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी? मतलब आपका जो रिफंड है वो आपको अगर मिल रहा है तो उसकी कोई सूचना आपको प्राप्त होगी? जी हाँ, बिल्कुल। दावा अनुरोध स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कम्युनिकेशन प्राप्त होगी, एक सूचना प्राप्त हो जाएगी आपको। क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है? अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, आप पढ़ सकते हैं। क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकते? क्या आप अपना विवरण जो है बदल सकते हैं क्या? जी नहीं, जमाकर्ता का आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण एक बार जमा करने के बाद नहीं बदल सकता। अगर एक बार आपने जो जमा कर दिया उसको बदल नहीं सकते, आपको वही रखना है। और नंबर 33 की बात करें, क्या भौतिक फिजिकल यानी फिजिकल जो दावा आवेदन जमा करके सीआरसीएस सहारा रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं? कोई विकल्प है? क्या आप ऑफलाइन जाके अपना ये पैसा ये फॉर्म भर सकते हैं क्या? क्या दावा कर सकते हैं? ये सारा प्रक्रिया क्या ऑफलाइन कर सकते हैं आप, मतलब फिजिकल जाके कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। आपको टोटल ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है तो आपको ऑनलाइन ही करना है। आपको ऐसा नहीं कि अब हम जाके कहीं से करा लें, ऐसा ऑफिस जाके करा लें, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें साफ साफ लिखा जी नहीं, एक आरंभ से अंत तक ऑनलाइन ही प्रक्रिया है, ये टोटल ऑनलाइन ही करना है आपको। अब नंबर 34 पे बात, एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में जानकारी अद्यतन करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक बार आपको अगर
ये पावती संख्या प्राप्त हो जाती है, तो उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो नंबर रहेगा दावा आवेदन की अंतिम रूप से जमा करने के बाद पावती संख्या प्राप्त होगी, यानी कि दावा आवेदन की अंतिम रूप से जमा करने के बाद एक पावती संख्या प्राप्त होगी। तदनुसार पावती संख्या प्राप्त होने के बाद कोई अपना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, आप इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं अगर आपको एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाती है तब। नंबर 35, इस वेबसाइट के लिए कौन से बड़े ब्राउजर उपयोग किया सकते हैं। जब इस वेबसाइट में आप जब ऑनलाइन सारा अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे या दावा करेंगे, तो ये आपको कौन कौन से जो ब्राउजर हैं वो आप उपयोग कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा गूगल क्रोम ब्राउजर, और माइक्रोसॉफ्ट एज नवीनतम वर्जन के साथ सबसे अच्छा काम करती है। ये जो दोनों है बहुत ही अच्छा काम करती है, इनको आप यूज कर सकते हैं। क्या जमाकर्ता दावा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है। जो आपने भर दिया है, बाहर निकला मतलब लॉग आउट कर सकता है क्या। जी हाँ, जमाकर्ता लॉग आउट बटन पर क्लिक करके पोर्टल से बाहर निकल सकता है, और जमाकर्ता बाद में पुनः खोल सकता है। आप बाहर भी निकलते तो फिर आपको लॉगिन करके ओपन कर लेना, खोल सकते हैं। और दावा आवेदन भरना जारी रखने के लिए लॉगिन भी कर सकता है, यानी कि जारी रखने के लिए आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। ये हमें टोटल सुविधा दिया गया, लॉग आउट भी कर सकते हैं और जारी भी रख सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए। जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ऑनलाइन अपलोड किए हैं, उनकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, मतलब उनके क्या विशेषताएं होनी चाहिए। अपलोड के दस्तावेज को ग्रे स्केल या रंग स्केल पर वर्टिकल रूप से एक समान होना चाहिए, इनको एक ही समान होना चाहिए। जमा प्रमाण पत्र पासबुक के लिए दस्तावेजों का आकार 200 KB, ध्यान देना आपको यहाँ पे 200 KB का होना चाहिए। जो आप डॉक्यूमेंट करेंगे उनको 200 KB में आपको स्कैन करना है। पहले से भरे हुए निष्पादित दावा आवेदन पत्र के लिए 2 MB और पैन कार्ड के लिए 50 KB होना चाहिए। पहले से भरे जो निष्पादित दावा आवेदन पत्र है वो 2 MB के होने चाहिए, और पैन कार्ड के लिए 50 KB सीमित होना चाहिए। ये पैन कार्ड के लिए 50 KB का होना चाहिए। नंबर 38 की बात करें, यदि जमाकर्ता दावा अनुरोध फॉर्म अपलोड करने में असमर्थ है तो क्या करें। जमाकर्ता जो फॉर्म भरने में अगर असमर्थ, मतलब नहीं भर पा रहे, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आपको करना, ये भी आपका बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नहीं तो वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद है वो अधूरा रहेगा, क्योंकि वीडियो मैंने जिस हिसाब से बनाया है मुझे नहीं लगता आपका एक भी डाउट कोई बचने वाला है इसमें। तो ये कि आप लास्ट स्टेज यही होता है कि आपने नहीं फॉर्म भर पाए, मतलब दावा आप अपना डाउनलोड करने में असमर्थ रहे। यदि जमा का हाँ यार सॉरी, मैं बात कर लेता हूँ। यदि जमा करता दावा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने में असमर्थ, मतलब आपने पूरा भर दिया, आप अब डाउनलोड नहीं कर पाए किसी कारण, तो आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप अपना फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको क्या करना होता है। तो जमा को तो पृष्ठ को रिफ्रेश करना चाहिए, और दावा अनुरोध फॉर्म का पुनः डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि आपको रिफ्रेश करेंगे, आप पुनः डाउनलोड करेंगे, वो डाउनलोड हो जाएगा। ये तो रहता है, आपने जैसे कि फॉर्म वगैरह भरा होगा और आपने उसमें देखा भी होगा। तो ये तो सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई भी डाउट बचा होगा, कोई भी डाउट बचा होगा तो आपको बिल्कुल बताना है। बाकी तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यहाँ पे पंजीकरण का बटन दबाएंगे, आपका यहाँ से रजिस्ट्रेशन होगा, और आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ अंतिम 4 अंक आपको आधार नंबर के डालना है, फिर आपको OTP जाएगा, फिर आप OTP यहाँ से अपना OTP डाल के और इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप सारा अपना ये भर देना है। भरने के लिए आप यहाँ पे हम दिखा भी सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। अगर कोई दिक्कत है आपको रजिस्ट्रेशन करने में आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सारा पोर्टल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है ये सारा यहाँ पे शो कर जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये इन्होंने दिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे आपको भरना है। सबसे पहले 4 अंक की आधार संख्या डालनी है। तो मैंने जहाँ तक ये वीडियो बनाया, बचा आपका कुछ भी नहीं बचा, ये सारा आपका हो गया। यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप नहीं ऐसा कुछ, ये में देखिए आधार नंबर 4 अंक डालें, फिर ऐसे जाएँ, फिर आपको क्या करना है, ये सारा डिटेल इसमें दिया गया है यहाँ पे। तो आप आसानी से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भर सकते हैं। ये सारा मैं आपको बता देता हूँ। तो इतना प्रक्रिया है, यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं, और लास्ट में इसका प्रिंट निकाल के आपको रख लेना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक फिर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।